हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर भी करना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल की करंट अफेयर का। आप जानते हो जैसा कि एक दिन पहले वाला हम लोग रिविजन करते हैं पहले, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ सिमलीपाल अभ्यारण्य। ये भारत का कौन सा नेशनल पार्क बन गया है? ये बन गया है 107वां नेशनल पार्क। यानी कि अब भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। इसके अलावा अभी चाइना ने एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए अनंत अंबानी। और 47वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मेघालय फिल्म निर्माता प्रदीप कुरवाह ने अभी बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार में एक उद्यमी ने किया। इसके अलावा हीमोफीलिया बीमारी के लिए जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त किया है भारत ने, और ये भारत के इंस्टीट्यूट्स ने हासिल की है उपलब्धि। और एयर इंडिया एयरलाइंस की कंपनी के मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने चेयरमैन और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के नए मेयर बन गए हैं राजा इकबाल सिंह, बीजेपी पार्टी से हैं। और अभी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लिट्रेस से सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। ये फिल्म निर्माता हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाकर के फ्री में एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अच्छा, एमजेटी ऐप पर ही आपको सभी ई बुक का एक्सेस देने के लिए एक ई बुक सब्सक्रिप्शन प्लान लाया गया है। इस प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर के लिए। अपनी 50+ ई बुक्स का आप यहाँ एक्सेस पा पाओगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मतलब वर्क प्लेस, जहां पर लोग काम करते हैं, है ना। वर्क प्लेस मतलब आप समझो जो ऑफिस में जो जाते हैं काम करने, वो उनका वर्क प्लेस हुआ। मजदूर अगर ग्राउंड में जा रहे हैं तो वो उनका वर्क प्लेस हुआ। इंजीनियर, अगर कोई सिविल इंजीनियर है, अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह निर्माण कर रहा है तो वहां पर अगर जा रहा है तो खतरे वाली जगह होते हैं, तो वहां पर उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल करना एक जिम्मेदारी हुई। तो मतलब जो भी वर्क प्लेस है जिसका भी, उन पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इनकी इंश्योरिटी की जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 28 अप्रैल को ये दिवस डेडिकेट किया गया है। ठीक है। तो वर्क प्लेस जैसे बीच बीच में आता है ना, जैसे अभी आया था इनका इन्फोसिस के चेयरमैन का बयान कि 70 घंटे कम से कम काम करने चाहिए। कुछ ने आकर के कहा कि नहीं, एल के, और आकर के 90 घंटे बोल दिए एल के जो चेयरमैन थे। तो ऐसा ना हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाए वर्क प्लेस पर, और उनको भी कंफर्टेबल किया जाए जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। ठीक है ना। यूरोप वगैरह में बहुत सारे देश हैं जो 4 डे इन ए वीक वाला प्लान लाए हुए हैं, मतलब कि हफ्ते में 4 दिन केवल काम कराते हैं, 3 दिन की छुट्टी देते हैं। हालांकि ये भी नहीं सही है इंडिया में, 4 दिन की छुट्टी दे, 3 दिन की छुट्टी दे दो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वर्क प्लेस को थोड़ा सा कंफर्ट करने की ज़रूरत है। और जो खास करके जो आईटी कंपनियां वगैरह है ना, ये 12-12, 15-15 घंटे काम कराती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थीम अगर बात करें तो ये है रिवोल्यूशनाइज हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन इन द वर्क प्लेस। अब देखो, एआई का जब से प्रचलन बढ़ा है तब से बहुत सारा चीज़ तो टाइम तो बचता ही है, नो डाउट। बहुत सारे काम जो घंटों घंटों में हुआ करते थे, वो एआई की मदद से मिनटों में, सेकंडों में हो जाया करते हैं। तो इससे समय तो बचत तो होती ही है। ठीक है। तो इसका कैसे यूज किया जाए इस वर्ड में, ये भी इस थीम के जरिए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई गई है। खैर, इस दिवस की शुरुआत 2003 से हुई है। और आईएलओ जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जो इसके लिए जिम्मेदार संस्था है श्रमिकों के लिए, उसके द्वारा ये 2003 में शुरू किया गया था। आईएलओ के द्वारा अभी बस 2-3 दिन के बाद एक और दिवस मनाया जाएगा, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो ये तो श्रमिकों का वर्क प्लेस पर दिवस है, और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, जिसे मे डे भी कहते हैं, मे डे भी कहते हैं, या
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व मजदूर दिवस भी कहते हैं। तो 1 मई वो भी होता है, आईएलओ के द्वारा ही मनाया जाता है, याद रखना। आईएलओ के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिलबर्टो हैंगबो। कौन है? गिलबर्टो हैंगबो है, गिलबर्टो हैंगबो। अच्छा, दोपहर को साथियों एक क्लास होती है, लाइव क्लास होती है आपकी, और उसमें मैं आपको जो भी रिवीजन होता है, पिछले 7 महीनों का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। पिछली 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है उसको जा करके देखिए। आज 5वीं क्लास होनी है, ठीक है? दोपहर में 12 बजे से शुरू होती है, आप लाइव जुड़िए और लाइव आपका डाउट भी जो होगा वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा रिवीजन तो आपका कराया ही जाता है। खैर, अभी तक आए हुए इस महीने के, अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका रिवीजन करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसके अलावा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। क्लियर है? अगला, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल एम जेट के सौदे को 63,000 करोड़ में अंतिम रूप दिया? साथियों, भारत और फ्रांस के बीच में राफेल जेट की डील होनी थी और काफी लंबे समय से चली आ रही थी, बातचीत चल रही थी, लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से पूरा पूरा फाइनल कब किया गया? कल, यानी 28 अप्रैल को। और टोटल कितने राफेल एम जेट खरीद रहे हैं हम लोग? 26। ये राफेल एम जेट जो है ना, थोड़ा सा अलग है। राफेल एम जेट जो है ये पिछले वाले राफेल से थोड़ा सा अलग है। पिछला वाला राफेल जेट जो था वो भारतीय वायुसेना यूज कर रही है, लेकिन ये वाला जो होगा ये नेवी के लिए होगा और इसको नेवी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है ना? इंडियन नेवी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसे राफेल एम जेट कहा जा रहा है। राफेल जेट आप जानते हो कि ये 4.5 जनरेशन का है, ठीक है ना? ये 4.5 जनरेशन का है, मतलब 5G टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी वाला कब कहेंगे? जब उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी हो, है ना? मतलब डबल इंजन हो, इसके अलावा बहुत सारी फीचर्स तो हो ही, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी हो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि वो रडार में दिखे नहीं, लेकिन और अभी कुछ देशों के पास वो है स्टील टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट, लेकिन राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन का है, मतलब कि 5G वाले सारे फीचर्स तो हैं, बस स्टील्थ वाला फीचर नहीं है, तो इसीलिए 4.5 जनरेशन का इसके कहा जा रहा है। तो भारत हालांकि 5G टेक्नोलॉजी के भी फाइटर प्लेन पर खरीदने पर विचार कर रहा है, अमेरिका ऑफर भी दे रहा है। राफेल को बनाया किसने है? इसको डसाल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी ने बनाया है। डसाल्ट एविएशन एक फ्रांसीसी कंपनी है और इसी से हम लोगों ने पिछली बार भी डील किया हुआ था। डसाल्ट एविएशन से ही पिछला बार वाला भी राफेल लिया गया था और अभी इस बार वाला भी राफेल लिया जा रहा है, ठीक है ना? याद रखना, इस कंपनी का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है? तो 63,000 करोड़ में 26 राफेल जेट खरीदे जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। अब ये कब कब तक आएंगे? तो देखिए, इसकी शुरुआत हो जाएगी 3.5 वर्षों में ही, पहला डिलीवरी शुरू हो जाएगा 2028 से, लगभग समझ लो 2025 चल रहा है तो 28 में अंत तक शुरुआत हो जाएगी डिलीवरी की। 6.5 वर्षों में कहा जा रहा है कि पूरी पूरी डिलीवरी हो जाएगी इन 26 के 26 का। तो 63,000 करोड़ की ये डील है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और राफेल जेट मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। अच्छा, ये जो होगा कहाँ रखा जाएगा? तो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, उस पर तैनात किया जाएगा। 2030 तक आईएनएस विशाल भी आ जाएगा, तो हो सकता है उस पर भी रखे जाए कुछ। अगला, कुनो नेशनल पार्क में चीता नेरवा ने अप्रैल 2025 में 5 शावकों को जन्म दिया। इस नए जन्म के साथ कुनो में चीतों और शावकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ध्यान रखना, जब कुनो नेशनल पार्क में पूछा जाए चीतों और शावकों की संख्या, तब तो आप बताएंगे 29। जब पूछा जाए भारत में टोटल चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो आप बताएंगे भारत में अब संख्या हो गई है टोटल कुल चीतों की शावकों को मिला करके, शावकों की, तो अब बताएंगे 31 हो गई है। कैसे भैया? 29 कुनो नेशनल पार्क में है, अब तक सब कुनो नेशनल पार्क में ही रखे गए थे, लेकिन अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी
इन्होंने क्या किया कि दो दो चीतों को, जिसका नाम था पावक और प्रभास, इन दोनों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ला करके छोड़ा। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी अब चीते की संख्या बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे, जिसे थोड़ा सा डाइवर्स किया जाए। तो इसीलिए 2 चीते वो और 29 ये हो गया टोटल 31। तो अभी तक 2 ही नेशनल पार्क में, 2 ही टाइगर रिजर्व में भारत के चीते हैं, जो कि दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। खैर, कुनो नेशनल पार्क में ही एक चीता है नेरवा, और इसने 5 शावकों को जन्म दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, क्योंकि जब 2022 में जब लाए गए थे, सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार जब 8 चीते नमीबिया से लाए गए थे, तो उसके बाद 2023 में आते आते ना, 2023 में और लाए गए, 12 और लाए गए अफ्रीका से। लेकिन 2023 के अंत तक एक रिपोर्ट आई कि भाई 6 चीते मर गए हैं जो लाए गए। सोचो, 18 में से 6 चीतों की मृत्यु हो गई थी उसके बाद, और ये मृत्यु हो रही थी जल्दी जल्दी में ही। तो मतलब वातावरण इनके लिए अनुकूल नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, आगे चल करके एक चीते ने कई शावकों को जन्म दिया, लेकिन फिर वो ये देखा गया कि उनको एक प्रकार से एक कैद में करके, पिंजड़े में करके ही वो सब कुछ किया गया। उनको जंगल में ऐसे ओपनली नहीं छोड़ा गया था। तो बहुत सारे विरोधाभास का भी सामना करना पड़ा यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं और अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, चीता नेरवा जो है 5 शावकों को जन्म दिया है। तो अब उम्मीद है कि भारत में चीते जो हैं वो स्टेबल कर जाएंगे, यहाँ पर रह पाएंगे। तो खैर, मैंने आपको सब बता दिया है। प्रभास और पावक का नाम याद रखना, अभी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़े गए हैं। अगला, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी। अच्छा, कुछ जगह आपको 2009 भी दिखेगा, लेकिन प्रोजेक्ट चीता 2009 जो है ना, वो एक पहल टाइप में शुरू किया गया था, उसको कोई मतलब निकला नहीं। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से आदेश दिया, अप्रूवल दिया, तो उसके बाद 2022 में सबसे पहले शुरुआत हुई प्रोजेक्ट चीता की। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 के साथ अभ्यास का आयोजन किया। कौन से अभ्यास का आयोजन किया भारतीय वायुसेना ने? तो अभ्यास आक्रमण। अभी आप देख रहे हो, पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है, तब से भारतीय सेनाएं बिल्कुल अपने आप को एकदम रेडी कर रही हैं, और रेडी हो ही चुकी हैं। कर क्या रही हैं, रेडी रहती भी हैं, लेकिन एक बार फिर से एक्सरसाइज वगैरह कर रही है। तो यहाँ पर इसी तर्ज पे भारतीय वायुसेना ने किया। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 के साथ, जो अपने सबसे मतलब बेस्ट विमान है, फाइटर जेट हैं, उनके साथ एक अभ्यास किया। नाम था अभ्यास आक्रमण। नाम से ही एकदम हालत खराब है पाकिस्तानियों की। तो खैर, अभ्यास आक्रमण अभी एक्सरसाइज किया गया। भारतीय वायुसेना ने इसे किया है, किसी और देश के साथ नहीं, अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही वायुसेना के बीच में किया है इसको। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इस पर भी देखा गया, जमीनी हमले, इन सब के का एक्सरसाइज अच्छे से किया गया है। और आप जानते हो कि भारत की आदत है, यूं दिखा करके यूं मार देता है ना। सिंधु नदी का बोल करके झेलम का पानी छोड़ देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वायुसेना का अभ्यास आक्रमण दिखाया जा रहा है। क्या पता नेवी कुछ कर जाए, है ना। और मुझे तो पूरा पूरा लग रहा है भाई, नेवी ही कुछ करने वाला है, जिस हिसाब से, जिस अग्रेसिव से तरीके से वो ट्विटर वगैरह पर इन लोग को डरा रहे हैं। या फिर हो सकता है इंडियन आर्मी शांत बैठी हुई है, वो कुछ अभी पोस्ट वगैरह नहीं कर रही है, क्या पता वो खेला कर दे, डायरेक्ट जाकर पीओके ही ले ले। तो कुल मिलाकर के इन लोग को पता भी नहीं चलेगा इस बार क्या होने वाला है। बिल्कुल सस्पेंस तरीके। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर सबको पता लग रहा है, भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा चहल-पहल बढ़ रही है। मंत्रियों के बीच में, नेताओं के बीच में, विपक्ष के नेताओं के बीच में मीटिंग्स हो रही हैं। बुला-बुला करके, मतलब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। सभी पार्टी दल एक साथ आ रहे हैं और सबको बताया जा रहा है। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा चहल-पहल चल रही है। बॉर्डर एरिया पर क्या कुछ होने वाला है, ये तो अभी पता नहीं लग पा रहा है। खैर, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। भारतीय वायुसेना, आप जानते हो, 8 अक्टूबर को 1932 में आई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ओके, अगला, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप हुआ। भारत ने जीते टोटल 87 मेडल। अब इन 87 में ना 83 तो गोल्ड ही हैं, 83 गोल्ड मेडल हैं। सोचो, 87 मेडल में 83 गोल्ड मेडल योगासन में। तो इसीलिए योगासन को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि जिसको ओलंपिक स्तर तक ले जाया जाए। अगर ओलंपिक स्तर तक आ गया ना, तो समझ लो ऐसे ही भारत जो है टेबल में एकदम बहुत आगे आ जाया करेगा। खैर, 83 गोल्ड मेडल आए हुए हैं, 3 है सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 87 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में टॉप पर है। ये दूसरा संस्करण था योगासन चैंपियनशिप का, और भारत इसमें शीर्ष पर रहा। दूसरे पर जापान और तीसरे पर मंगोलिया था। कहाँ पर हुआ?
इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में केडी जाधव एरिना में। तो 25 से 27 अप्रैल को आयोजन हुआ। पहला वाला कहाँ हुआ था, ये तो दूसरा था। तो पहला वाला संस्थापित हुआ था थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में 2022 में। अगला, हाल ही में किसको फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में, या कहें कि अप्रैल 2025 लिख दो तो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये अवार्ड पीएम मोदी वगैरह को भी मिल चुका है। तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से अभी अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है मधुसूदन साई जी को। मधुसूदन साई जी को आप यहाँ पर देख पाओगे, आर्टिकल है 26 अप्रैल का कि कर्नाटका बेस्ड ह्यूमनिटेरियन मधुसूदन साई अवार्डेड फिजीज हाईएस्ट ऑनर। ओके, तो फिजी के हाईएस्ट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है मानवता की सेवा के प्रति इनके समर्पण के लिए। इन्होंने दोस्तों श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना की है, और इस वजह से जो मानवता की सेवा करते हैं इसको पहचानते हुए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, छोटा सा देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में ही बहुत छोटा सा देश है। राजधानी इसकी सुआ होती है। राष्ट्रपति इसके नैकामा लाला बलावू हैं, और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। अगला, आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते? इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स में तो आकाशवाणी ने जीते हैं टोटल 6 पुरस्कार। 6 पुरस्कार आकाशवाणी को मिले। अभी इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स का आयोजन किया गया। आकाशवाणी आप जानते हो जो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा चलाया जाता है, तो इसने 6 पुरस्कार जीते हैं। तो तीसरा संस्करण था, मुंबई में आयोजन हुआ। अच्छा, इस 6 पुरस्कार में एक स्मृति ईरानी का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, पूर्व कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, उनका भी एक कार्यक्रम था, नई सोच नई कहानी स्मृति ईरानी के साथ रेडियो की यात्रा। तो इसे इस साल का सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला या कहें कि बेस्ट सीरीज का खिताब मिला है। बेस्ट सीरीज का खिताब मिला है, ठीक है ना। इन 6 में से एक अवार्ड ये भी है, तो टोटल 6 पुरस्कार मिले हैं। अगला, भारत सरकार ने गलत सूचना फैलाने पर कितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया? ये बहुत जरूरी था। ये लोग ऑडियंस पाते हैं यहाँ से, इनकी रोजी रोटी चलती है यहाँ से। मतलब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, है ना, जो वीडियो बनाते थे भारत के, मतलब थोड़ा मोड़ा सॉफ्ट भारत के प्रति बोलते थे, तो और भारतीय ऑडियंस उन्हें सब्सक्राइब कर लेती थी। खास करके कुछ क्रिकेटर्स है ना, जैसे शोएब अख्तर वगैरह हो गए, तो ये लोग बनाते थे, तो क्रिकेट के बारे में इंडिया में बात करते थे। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ तो है ही, तो इंडिया में जब आईपीएल होता तो उस पर ये लोग डेली वीडियो बनाते। उसके बाद इंडिया में जब कोई सीरीज वगैरह होती या फिर पाकिस्तानियों की हार होती, तो ये उल्टा अपने खिलाड़ियों को डांटने के लिए, क्योंकि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो अपने खिलाड़ियों को डांटने के लिए या कुछ भी करने के लिए वीडियो बनाते थे, और फॉलोअर इसीलिए इंडिया के पा जाते थे, और खूब भर भर के एक फॉलोअर इनके थे। लेकिन अभी क्या हुआ सिचुएशन ये कि अब ये फॉलोअर इकट्ठा कर लिए, व्यूज पाने लगे, एक अच्छी ऑडियंस बना लिए, तो अब इसका यूज ये अपनी वही पुरानी नस्लवादी कर रहे हैं काम, कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाला काम कर रहे हैं। ये भारत में अभी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भारत में इंटरनल हमला था, और मतलब अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मिलिट्री ने करवाया, राजनीतिकरण हुआ, सरकार जानबूझकर करा रही है चुनाव में वोट हासिल करने के लिए, ऐसा वैसा। कोई चुनाव लगा है अभी चुनाव में वोट हासिल करने के लिए? उसके बाद अपने आप को पाकिस्तानी बहुत पाक साफ साबित कर रहे हैं। तो इस वजह से 16 ऐसे पाकिस्तानी चैनलों पर तुरंत बैन लगाया गया, और कहा गया निकलो यहाँ से, खाते हो यहीं का और यहीं पर तुम अफवाह फैलाते हो। उसके अलावा भी यहाँ पर मतलब सेंटिमेंट भी गड़बड़ करने का, मतलब ये लोग इतना चालाकी से ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, इस हिसाब से कि यहाँ पर जो थोड़ा सा लिफ्ट विंग वाला है वो ही सोचेगा हाँ बात सही है, इसमें गवर्नमेंट ही ऐसा किया होगा। आपने देखा ना, मैंने आपको ट्रेंडिंग वाली वीडियो में दिखाया था, एक प्रोपेगेंडा वीडियो ये लोग बनवाए थे। अशोक कुमार करके कोई सेना का अधिकारी बन करके, बीएसएफ का जवान बन करके आकर वीडियो बनाया था, मैं बीएसएफ का जवान और मुझे ये मिला, भारतीय सेना लिखा था गोली पर, भारतीय सेना लिखा था। उसके बाद फिर भारतीय सेना का फोन आया, वो कहे हट जाओ यहाँ से। मतलब प्रोपेगेंडा वीडियो ट्विटर पर सब लोगों ने खोल करके रख दिया, उसको दिखा दिया कि ये देखो ये पाकिस्तान का एक अधिकारी है ना, तो उस पर पूरे उसकी पुरानी फोटो वगैरह निकाल करके दिखा दी। तो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा ये लोग वीडियो बनाना, मीडिया में सर्कुलेट करना, जिससे यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, उसके बीच में ये विरोधाभास आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है सही में ये राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है ना। जैसे कि पुलवामा अटैक पर अभी तक सबूत मांगते हैं, है ना। तो देखो जब देश वाली बात आती है तो यहाँ पर सबको एकजुट हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं है यार कि कोई देश कितना भी कोई गवर्नमेंट हो कैसे भी हो,
लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना के जवानों को या आम नागरिकों को मरवाएगी कोई, है ना। और कोई भी बात होती है वो पता चल जाती है अगर कुछ ऐसा रहता है तो। खैर, जैसे हैं ये लोग, जैसे इनके देश में चलता है वैसे सोचते हैं सबके देश में चलता होगा। इनके देश में जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ गायब है, अपनी फैमिली वालों को विदेश में सेटल कर दिया है। कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा। तो ये अब अपनी फैमिली को सेटल कर दिया, उसके बाद खुद अंडरग्राउंड हो गया है। जितने वहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, वो सब अपने फैमिली को भेज चुके हैं। मरेगी कौन? जनता। झेलना पड़ेगा जनता को। खैर, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल चले गए हैं। और एक और कुछ और इंडिया में भी हैं ऐसे, कुछ इंडिया में भी ऐसे हैं जो इंडिया को खोखला करने की कोशिश करते हैं, बीबीसी वगैरह। बीबीसी क्या कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का एक अटैक दिखा रहा है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा वो था उग्रवादी टाइप का, गुस्से में आकर के गोली चला दिया। मतलब उसको आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। इनके आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश हो रहे हैं उसमें वो उग्रवादी मिलिटेंट्स टाइप का ये दिखा रहे हैं। जो उग्रवादी होते हैं ना, मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे आपके ही देश के हों, इंटरनल ही लोग हों और वही उग्रवादी बन जाए, है ना। तो ये उग्रवादी होता है। ये उग्रवादी लिख रहे हैं, जबकि वो आतंकवादी थे, पाकिस्तान से आए थे। पूरा पूरा प्रूफ है, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भी ये लोग जो है आतंकवादी नहीं कह रहे हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह में। बीबीसी, क्योंकि इनके पास एक बड़ा रीच है, पूरा विश्व देखता है। तो अब इससे गलत इमेज जा सकती है दुनिया में, इसलिए इनको भी फटकार लगाई गई है। इनको भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके कहा गया है, रहना है तो कायदे से रहो, नहीं तो तुम भी चले जाओगे यहाँ से। खैर, आगे बढ़ते हैं। 17वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेस में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल की? तो 17वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु की दौड़ के अंतर्राष्ट्रीय एलीट के पुरुष स्पर्धा में जीत हासिल की है साथियों, अभिषेक पाल ने। अभिषेक पाल ने। देखो, इसमें कई इवेंट हुए, 4 इवेंट हुए। 2 मेन इवेंट थे, 2 में 2-2 हुए। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय का था और एक राष्ट्रीय का था। अंतर्राष्ट्रीय में भी पुरुष महिला और राष्ट्रीय में भी पुरुष महिला। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए, 2 कैटेगरी थी इसमें। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेस। तो 10 किलोमीटर, 10 के मतलब 10 किलोमीटर की ये बेंगलुरु रेस थी और 27 अप्रैल को हुई। अंतर्राष्ट्रीय एलीट और भारतीय एलीट वर्ग, 2 वर्गों में ये हुआ। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय एलीट में पुरुष विजेता रहे जोशुआ चेप्टोगी और महिला विजेता रही सारा सेलेंगट, युगांडा के दोनों रहे। राष्ट्रीय एलीट वर्ग में पुरुष विजेता अभिषेक पाल रहे और महिला विजेता रही संजीवनी जाधव। क्लियर? तो यहाँ पर आप अभिषेक पाल लगा देंगे करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पुरुष स्पर्धा पूछा गया है। टीसीएस के द्वारा आयोजित किया गया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। 17वां इसका संस्करण था। अगला, आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किसने लगाया? भाई, कल की हाईलाइट जरूर देख लेना जाकर। दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। नाम याद आ रहा होगा। ये सबसे युवा प्लेयर हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही जब ऑक्शन हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये आईपीएल खेलने वाले सबसे युवा प्लेयर बनेंगे। तो सबसे युवा प्लेयर हैं ये, और सबसे युवा ने दिखा दिया कि क्यों इनका सिलेक्शन हुआ, क्यों राजस्थान रॉयल्स ने इनको चुन करके यहाँ पर लाया हुआ। वैभव सूर्यवंशी मात्र 35 गेंदों में 100 मार दिए। ये वो कारनामा कर दिए हैं कल ना, देखिएगा आप, मजा आ जाएगा। मतलब एक से बड़े बॉलर को इन्होंने धोया है और खूब बाखूबी से धोया हुआ है। खैर, 35 गेंदों में शतक पूरा करके ये यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाए हैं। पहला तो भाई हर चीज में, पहला आईपीएल हो या टी20 वर्ल्ड हो, तो पहला स्थान तो यूनिवर्स बॉस के लिए फिक्स कर दो, इसको तो मत देखा करो, है ना। ये तो इनके लिए फिक्स है भाई। दूसरा स्थान के लिए होती है लड़ाई। दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों में शतक लगाकर 2025 में। ठीक है, 2013 में क्रिस गेल ने 30 गेंदों में बनाया था जब 175 रन की पारी खेली थी। तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी अभी इनके नाम ही है। खैर, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और इन्होंने कल के मैच में ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना, ये तो पूछा ही जाएगा आपसे। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो भी ओपिनियन हुआ करे आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए। और ये जो दोपहर में लाइव क्लास होती है इसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से रिविजन कराया जा रहा है। आज हम लोग दिसंबर में एंटर करने वाले हैं, तो आज करंट अफेयर आपका दिसंबर का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट डे का वाला, जो मैंने आपसे कल पूछा था कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार? तो पीएम मोदी को मिला था सबसे पहला वाला। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है।
पीएम मोदी को अब तक कुल कितने देशों का शीर्ष पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर कीजिएगा। और फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।